यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक को और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो कि आपके कनेक्टेड है न्यूट्रिशन से यानी कि पोषण से, उन्हें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पेपर पूरा आपका 200 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 55 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा पोषण व स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर बायोलॉजी के रहेंगे, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन जो है इस पूरे वाले 55 नंबर से कवर करने वाले हैं। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और टॉप 20 क्वेश्चन जो है हम लोग पोषण से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पोषण वाला जो टॉपिक है जिसमें आपके सारे संतुलित आहार हो गए, इनसे होने वाली बीमारियाँ, अगर इनकी कमी हो जाती है तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। साथ ही यदि बात की जाए कंप्लीट कोर्स की, तो यस, इसका कंप्लीट कोर्स भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, आंसर क्या होगा, जिसमें यह पूछा गया कि पोषण समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या है ना। अपन को ये फिल करना है, सारे ही पूछे गए क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले वृद्धि के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है या दोनों के लिए आवश्यक है। तो अपन को एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन पता है कि अगर हम पोषण की बात कर रहे हैं तो उससे ग्रोथ भी होना चाहिए और उससे डेवलपमेंट भी यहाँ पर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एंड भी हो जाएगा। कॉपी पेन ज़रूर से लेकर बैठिएगा, क्योंकि इन 20 क्वेश्चन में 20 नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है ना। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अपन उसका डिटेल साथ में लेकर चलेंगे, तो कंप्लीट नोट्स आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, दूध, मांस, अंडे, मछली और दालें, ये किस चीज़ का समृद्ध स्रोत यहाँ पर माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, प्रोटीन का या फिर वसा का। तो मिल्क, मीट, एग एंड फिश और पल्सेस, जो दालें होती है ये प्रोटीन के बहुत समृद्ध स्रोत होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोटीन किस किस चीज़ के लिए आवश्यक है ये ज़रूर से सुनिएगा, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आप नोट ज़रूर से कर लेना। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना एक यौगिक है। ठीक है, ये शरीर के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर की संरचना जैसे त्वचा और बालों का आधार है। एंजाइम, साइटोकाइन और एंटीबॉडी जैसे अन्य चीज़ों का भी आधार है। सभी जीवित जीवों में ये पाया जाएगा। यह कई जरूरी यौगिक जैसे एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी का भी हिस्सा होता है। प्रोटीन भोजन और पेय पदार्थ जैसे कि मांस, अंडे और दूध में भी पाया जाता है। प्रोटीन कार्टिलेज, बाल, त्वचा वगैरह के बुनियादी घटक होते हैं। प्रोटीन अक्सर एंजाइम, हार्मोन या एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप है तो सबका अपना अलग अलग कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिला होगा, यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर विजिट किए हैं तो उसमें PEM करके एक क्वेश्चन आता है ना, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब इसके ना 2 टाइप होते हैं और इन्हीं टाइप से जो है फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इन शॉर्ट PEM एक ऐसी स्थिति होती है जो तब होती है जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, कैलोरी या अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ठीक है, जब हमारे शरीर को जो पर्याप्त पोषक तत्व चाहिए अगर वो नहीं मिल पाते हैं, बेसिकली प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हल्के से लेकर गंभीर समस्या तक उत्पन्न हो सकती है। इसमें मेन 2 बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है बच्चों में। सबसे पहला क्वाशियोकर और दूसरा होता है मेरास्मस। अब क्वाशियोकर के अंदर क्या होता है, मार्जिनल एनर्जी बट इनसफिशिएंट प्रोटीन इंटेक। एनर्जी तो उसको फिर भी मिल रही होगी, वो सभी प्रकार का दूसरा भोजन कर रहा होगा, लेकिन यह बच्चा वो भोजन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से जो है इसके शरीर को प्रोटीन की आपूर्ति होती है। राइट, तो इस वाले बच्चे को कहा जाएगा, या इससे संबंधित बीमारी को कहा जाएगा क्वाशियोकर। दूसरा जो होता है मेरास्मस, इसी का एक टाइप हम लोग कह सकते हैं। अब ये बच्चा, इसको तो खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा है, मेरास्मस वाले को ना तो इसको प्रोटीन मिल पा रहा है, ना ही किसी प्रकार से दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेस मिल पा रहे। तो अगर एनर्जी की भी कमी है, दैट मीन्स कि दूसरे तत्वों की भी कमी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सब कुछ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरास्मस। और केवल अगर प्रोटीन की कमी है तो शरीर जो है अनियमित रूप से कहीं से भी बढ़ सकता है, ये आप देख सकते हैं, है ना। मुंह का थोड़ा बड़ा होना,
तो इस तरीके से समस्या यहाँ पर हो सकती है, तो ये कहलाती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? विटामिन और खनिज किस चीज़ में मदद करते हैं? सुरक्षा में, मरम्मत में, ऊर्जा देने में या स्वास्थ्य का रखरखाव करने में? तो विटामिन और खनिज जो है हमें बोल सकते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे और क्या क्या कार्य करते हैं? तो बेसिकली आपने सुना होगा कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ है कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और रोगों से लड़ने में आपके शरीर की मदद करते हैं। इसके अलावा और भी कार्य हैं, कैसे? जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, कोशिकांग और अंग कार्य यहाँ पर करना, ठीक है, मदद करना, बेसिकली क्या करना? हेल्प करना। हड्डियों का स्वास्थ्य यहाँ पर बनाए रखना, हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में आपको पता है, ये स्पेसिफिक विटामिन की बात करोगे तो आप विटामिन के लिए कह सकते हो। नेत्र स्वास्थ्य में विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है। त्वचा के स्वास्थ्य में विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चयापचय जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसमें विटामिन बी काम आ जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य, आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ किसके अंदर आ जाएगी? अपनी आरबीसीज के अंदर आ जाएगी। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? मिनरल आयरन के बारे में बात कर रहा है। हृदय स्वास्थ्य की बात करें तो पोटेशियम सामान्य हृदय कार्य को समर्थन देने में मदद करते हैं। मांसपेशी और तंत्रिका कार्य की बात करें तो ये मिनरल हो गया। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करता है। तो ये सारे विटामिन और मिनरल के कार्य हो गए। ऐसे तो विटामिन अपने आप में पूरा डिटेल में, बट यदि इन शॉर्ट देखना चाहें तो ये सब विटामिन और मिनरल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रोटीन शब्द का जो सुझाव है वो किसने दिया? अभी क्वेश्चन दो टाइप से होता है। एक तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, और प्रोटीन वर्ड को जो लेकर आए, सुझाव देने वाले वो कौन थे? ठीक है, तो अभी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए? हल्डर ने किया था, मल्डर ने किया, होल्डर या मोल्डर। देखो ऑप्शंस तो कुछ इसी तरीके से दे रखे हैं, नाम में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश में ही MULDER मल्डर के द्वारा जो है इसका नाम, इसका सुझाव दिया गया था। लेकिन एक्चुअल जो थ्योरी है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ऑप्शन में अभी एक ही स्टेटमेंट अपने पास था, एक ही नाम अपने पास था। बाकी आप देखिएगा, जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, प्रोटीन जो है ग्रीक शब्द प्रोटियस से आया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या पहले दर्जे का। ठीक है, प्रोटीन ग्रीक शब्द किससे आया है? प्रोटियस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक, मतलब सबसे पहला। ठीक है, अब सुझाव देने वाले, इसको सजेस्ट करने वाले ना बर्जीलियस थे, जॉन्स जैकब बर्जीलियस। अब ये तो हमारे पास ऑप्शन में था नहीं, फिर हमारे पास केवल और केवल मल्डर था, तो अपन ने ये आंसर कर दिया है ना, क्योंकि इन्होंने तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रयोग किसने किया था? मल्डर ने किया था। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे पास इन दोनों में से एक ही नाम था, तो अपन ने ये वाला कर दी, सॉरी। ठीक है, तो सुझाव वाली चीज हो गई बर्जीलियस, और प्रयोग करने वाले कौन हो गए? मल्डर यहाँ पर हो गए। दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भोजन किस प्रक्रिया के बाद ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है? पाचन, अंतर्ग्रहण और अवशोषण। तो भोजन इन तीनों प्रक्रिया के बाद जो है ऊर्जा को प्राप्त करता है। जैसे अपना भोजन डाइजेस्ट होगा, इंजेशन उसका होगा, फिर उसको एब्जॉर्व किया जाएगा, तभी तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। कैसे? 3 प्रोसेस यहाँ पर होती है। सबसे पहले इंजेशन यहाँ पर होता है। भोजन से पोषण और ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम जहाँ पर भोजन मुंह के माध्यम से शरीर में लेकर जाया जाता है। जैसे ही आपने भोजन का निवाला लिया या आपने भोजन ग्रहण किया, मुंह के थ्रू आपने भोजन ग्रहण किया, वहाँ से उसमें सलाइवा मिलना स्टार्ट हुई, है ना, तो यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले भोजन को इनटेक करना, भोजन को ग्रहण करना, ठीक है, इंजेशन करना। दूसरा डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो आहार नली में पाचन एंजाइमों की सहायता से भोजन का भौतिक और जैविक और रासायनिक विघटन यहाँ पर होगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर होंगे, क्योंकि एंजाइम क्या करेंगे? भोजन को तोड़ने का कार्य करेंगे। फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। पाचन के अंतिम उत्पादों में आंतों की लूमेर से शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण करना। जो भी पोषक तत्व, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन जो भी मिले उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर एट द लास्ट आ जाता है उन्मूलन, है ना, पाचन तंत्र से अपचयित या अनावश्यक पदार्थ का बाहर निकल जाना उन्मूलन यहाँ पर कहलाता है। ठीक है,
तो पाचन के अंत में मुक्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो अणुओं द्वारा रासायनिक बंधों के रूप में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। हमसे पूछा था कौन कौन सी प्रोसेस होती है ऊर्जा उत्पन्न, इन तीनों प्रोसेस डाइजेशन, इंजेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट होगी, और बचा हुआ जो अवशेष होगा उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। भोजन क्या है? लोगों को एक साथ लाने में मदद करता है कि सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, तो क्या ये भोजन की डेफिनेशन है? लोगों को लड़ने में मदद करता है, लोगों को आलसी बनाता है, या लोगों को ऊर्जावान बनाता है? ठीक है, यहाँ पर रोग होने चाहिए थे बट ठीक है, ऑप्शन में लोग है, तो डेफिनेटली भोजन करने से शरीर में एनर्जी आती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किस पोषक तत्व को शरीर का ईंधन यहाँ पर कहा जाता है? ठीक है, हम लोग बॉडी फ्यूल किसे कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, या ए और बी दोनों को कहेंगे? तो डेफिनेटली कार्ब एंड फैट दोनों ही किस में आ जाते हैं? बॉडी फ्यूल के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विटामिन डी का सक्रिय रूप यहाँ पर क्या होगा? एर्गोस्टेरोल होगा, आर्गो कैल्सीफेरोल होगा, कोले कैल्सीफेरोल होगा, या फिर डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल होगा? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो विटामिन वाला चैप्टर से भी आप क्वेश्चन करेंगे या फिर इन जनरल आप क्वेश्चन भी करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है, क्योंकि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया, उनका रासायनिक नाम पढ़ लिया, स्रोत पढ़ लिया और उनकी कमी से होने वाले रोग, लेकिन कभी अपन ने इतना डिटेल में जाकर नहीं पूछा कि जितना एग्जाम में यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, जहाँ तक हो सकता है उतना डिटेल में पढ़कर जाना एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल इज द करेक्ट आंसर। बट ये कैसे हुआ है ना, उसको अपन समझते हैं। जैसे विटामिन बी के कई रूप होते हैं, वैसे विटामिन डी के साथ भी सेम सिचुएशन है। विटामिन डी का एक एक्टिव फॉर्म होता है। विटामिन डी के दो फॉर्म होते हैं, दो तरीके आप कह सकते हो, एक एक्टिव होता है, दूसरा आपका इनएक्टिव यहाँ पर होता है ना। तो जिसमें से एक जो एक्टिव रहेगा, ये नाम लिखते हुए जाना आप लोग और स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, यहाँ से हेल्प मिलेगी। विटामिन डी का सक्रिय रूप कैल्सीट्रियोल होता है, जिसे 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक ही नाम है। अभी आपको ऑप्शन में ये वाला दिखा होगा 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल, जिसको इन शॉर्ट कैल्सी तो है ही सही, लेकिन इसके बाद अपन ने क्या लगा दिया? ट्रियोल लगा दिया, जिसको कैल्सीट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। या फिर ये देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल के नाम से अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, उत्पादन कहाँ पर होता है? यकृत विटामिन डी को, सबसे पहले लीवर जो रहेगा वो क्या करता है? विटामिन डी को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ये रहा है ना, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन के अंदर परिवर्तित कर देता है, जो फिर किडनी से या फिर गुर्दे से कैल्सीट्रियोल के अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अभी अपन पूरा सोर्स इसका देख रहे हैं कि आता कहाँ से है। तो देखो, हमने अभी पढ़ा कि विटामिन डी के दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव प्लस इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में आपका कैल्सीट्रियोल आ जाएगा, है ना, वही जो बड़ा नाम जिसका था, जो ऑप्शन नंबर डी में था। और विटामिन इनएक्टिव में आप देखें विटामिन D2, जिसमें एर्गो कैल्सीफेरोल आ जाएगा, और विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरोल यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, D2 D3, जो विटामिन डी सिंपल वाला होगा कैल्सीट्रियोल, ये एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ से बनता है स्टीरॉयड हार्मोन? कहाँ से बनता है? तो कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है, और फैट सोल्यूबल यानी कि ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और जानकारी अगर आपको लगता है तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो जितना पढ़ा है उतना अभी तक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन यहाँ से भी इसको देख सकते हो, या फिर चलो यहीं से पढ़ लो, ये और इजी पड़ेगा आपको। जैसे कि हमने क्या लिया है ना, हम लोग बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, है ना, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उससे हमको मिल जाएगा, और जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे भी हमको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोले कैल्सीफेरोल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज विटामिन D3। ठीक है, जो भी आप भोजन यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी डाइट आपकी है, डाइटरी सप्लीमेंट आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा? कोले कैल्सीफेरोल आ जाएगा। ठीक है, जब ये लीवर में पहुँचेगा तो लीवर में ये कैल्सीडियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
फिर जब वापस से ये किडनी तक पहुंचेगा, लीवर यकृत से जब किडनी गुर्दे तक पहुंचेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्सिट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो आज का आपका अभी का आंसर भी था। ठीक है, फिर किडनी और अदर टिश्यूज के थ्रू जो है इसका कार्य किया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, कैल्सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका एक्सकर्शन हो जाएगा, मतलब इसको रिलीज कर दिया जाएगा फुल बॉडी के अंदर। तो अपन को क्या याद करना था, इन शॉर्ट यदि याद करने की इच्छा है तो आप इतना सा कर सकते हो कि विटामिन डी जो है दो फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में आपका ये वाला हो जाएगा कैल्सिट्रियोल, इनएक्टिव फॉर्म में आपका हो जाएगा एर्गो कैल्सीफेरोल और कॉले कैल्सीफेरोल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। और यदि कुछ और नाम पूछ रहे तो इसका एक नाम ये भी याद रखना, कैल्सिट्रियोल या फिर 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कॉले कैल्सीफेरोल जो है इसका पूरा नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कृत्रिम रूप से खिलाए गए शिशुओं की मृत्यु दर निम्न आर्थिक समूह से अधिक होती है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि शुरुआती समय में 6 महीने तक बच्चे को केवल माता का दूध पिलाना चाहिए, बट कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है उनको बाहर का फूड देना पड़ता है, जैसे लाइक सैरेलक वगैरह देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो शिशु मृत्यु दर है उसका खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो आप बताइए। फॉर्मूला बनाने की सुविधा की कमी हो सकती है ना, लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ मेकिंग द फॉर्मूला, कि उसको देना क्या है, प्रशीतन की कमी जो फूड उनके लिए होता है, या फिर प्रशीतन की रेफ्रिजरेशन की कमी यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण शिशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, उनको आईसीयू में रखा गया है, सेफ रखा गया है, सफाई के लिए पानी की कमी, तो यस डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से कंसीडर करें, ये तीनों ही रीजन शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, ये मैच दी कॉलम है, 2 लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश में आपको दिया गया है। ये हिंदी वालों के लिए मैच दी कॉलम है और लास्ट के जो 2 कॉलम है वो इंग्लिश के लिए है। ठीक है, तो आप दोनों में से जिससे भी देखें आंसर आपको करना है। डेट्स जो होती है, खजूर जो होती है, वो किस चीज़ का समृद्ध स्रोत है, आम किस चीज़ का है, रागी किस चीज़ का है, मशरूम किस चीज़ का, और बनेना किस चीज़ का समृद्ध स्रोत यहाँ पर माना गया है। क्या ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं आप, 1 या 2 भी पता है तो भी आप ऑप्शन सेट कर पाएंगे। यस, क्या आंसर होना चाहिए देख लीजिए, सेट कर लीजिए ऑप्शंस। देखो अगर आपको ये वाली चीज़ पता है कि बनाना के लिए जो रहेगा वो अपना पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, तो अपन इसके लिए 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 कहाँ पर लिखा हुआ है तो एक ही बार में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यदि बनाना नहीं तो और भी चीज़ें आपको पता है, जैसे कि आम में क्या पाया जाता है, खजूर में क्या पाया जाता है, तो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखना अपन स्टार्ट करते हैं। डेट्स जो होती है उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए सर्दियों में जो अपन डेट्स खजूर वगैरह जो होते हैं उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। खजूर हो गया, खारक हो गया, ठीक है, तो इसका कोड अपना 4 हो गया। आम के लिए क्या स्रोत यहाँ पर सही रहेगा, आम विटामिन ए का भरपूर स्रोत है तो इसके लिए विटामिन ए हटा दो। रागी में क्या पाया जाता है, रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अपन को ध्यान होगा किसके जो है वो सप्लीमेंट्री डाइट जो होती है उसमें इसको प्रमुखता यहाँ पर दी जाती है, प्रायोरिटी पर रागी रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मशरूम में जो है प्रोटीन पाया जाएगा, इसका 5 कोड हो जाएगा और बनेना का 1 कोड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कहाँ लिखा हुआ है, 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1 ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने अमीनो एसिड जो है आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं, तो 9 प्रकार के अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं, इसे टोटल 20 होते हैं, लेकिन इसमें से 9 आवश्यक होते हैं क्योंकि उसको हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसको बाहर से शरीर को चाहिए होता है। तो भोजन के थ्रू हम लोग इन 9 प्रकार के जो अमीनो एसिड है, जैसे हिस्टाडीन हो गया, आइसोल्यून हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फेनिल एलिनिन हो गया, थ्रोइनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया और वैलिन हो गया, तो ये सब 9 प्रकार के अमीनो एसिड है जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर इनको संश्लेषित नहीं करता है, इसीलिए भोजन के माध्यम से इनको हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड के शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं, भोजन को तोड़ना, शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करना, हार्मोन और मस्तिष्क रसायन बनाना, ऊर्जा स्रोत उपलब्ध करवाना, स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखून बनाए रखना, मांसपेशियों का निर्माण करना, ये सारे इसी के कार्य हो गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, जिसमें ये पूछा गया है रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सिक्वेंस आपको दे रखा है उसको सही से आपको अरेंज करना है। ठीक है,
रस पाचन अंगों की ग्रंथियों से स्रावित होता है। जो रस होता है, जो जूस होता है, वो सेक्रेट होता है कहाँ पर, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थ्रू। भोजन मुंह से इंटेक किया जाता है, एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं और भोजन अन्न प्रणाली से होकर गुजरता है। मतलब जो पूरा हमारा पाचन तंत्र है ना, उसको अपन को रीअरेंज करना है। तो सबसे पहली प्रोसेस तो ये होगी कि आप भोजन को क्या करोगे, ग्रहण करोगे। उसी के बाद जो डाइजेशन या पाचन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो अपन अगर देखें तो इन चारों में से सबसे पहले क्या होगा, भोजन मुंह से लिया जाएगा, क्योंकि अकेले थाली में अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो वहाँ से तो पाचन स्टार्ट होगा नहीं। तो सबसे पहली प्रोसेस तो 2 वाली हो जानी चाहिए। अब ये ऑप्शन नंबर 1 अपना गलत हो गया, क्योंकि इसने स्टार्ट ही जो श्रावण से करा था, तो 2 तो पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम भोजन को तोड़ेंगे या भोजन जो है अन्न प्रणाली से होकर गुजरेगा। तो डेफिनेटली इसके बाद जो है भोजन हमारा अन्न प्रणाली से होकर गुजरेगा, तो 4 कोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ हो सकती है कि रस जो है पाचन अंगों की ग्रंथियों से स्रावित होंगे, है ना, जो भोजन को यहाँ पर तोड़ने का कार्य करेंगे। तो ये वाली चीज़ होगी। उसमें से कौन निकलेगा, एंजाइम भी निकलेगा जो भोजन को तोड़ने का कार्य करेगा। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है 2 4 1 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला चीज। चलिए अगला देखिएगा, आयरन की कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, है ना, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया का सही क्रम, इसको भी अपन को क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीअरेंज करिए, 4 स्टेटमेंट है, आगे पीछे करके इनको सेट करिए। तो सबसे पहले देखना कि जो आयरन डिफिशियंसी होती है, शरीर में जब लौह तत्व की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया यहाँ पर हो सकता है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, तो सबसे पहले बॉडी से जो है हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला कोड आपका बन जाएगा 3रे नंबर का। हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हुआ तो बॉडी जो है आयरन को स्टोर नहीं कर पाएगी, है ना, आयरन का जो स्टोरेज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अस्थि मज्जा में जो आयरन है उसके अंदर कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अस्थि मज्जा का जो आयरन है वो यहाँ पर कम पड़ने लग गया, तो ये दूसरा कोड यहाँ पर हो गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा कि सीरम फेरिटिन के स्तर में भी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे गिरावट आने लग जाएगी। तो 3 4 2 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो सबसे पहले देखो हीमोग्लोबिन की कमी हुई, आयरन का जो हमारी बॉडी के अंदर स्टॉक था वो खत्म हो गया। तो हमारा जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा जो है, उसमें भी आयरन की कमी आ जाएगी, मतलब आरबीसी सीधे तरीके से हमारी अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोन मैरो वाला हो गया। और फोर्थ जो होगा कि सीरम फेरेटिन जो स्तर है वो भी यहाँ पर गिरने लगेगा, ठीक है। तो उसके सिम्टम, क्योंकि यूजुअली जो महिलाएं होती है, जो किशोरियाँ लड़कियाँ होती हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके जो लक्षण है ना वो भी बहुत कॉमन है, जस्ट लाइक कि जो हम लोग अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं, जस्ट लाइक कि नाखून कमज़ोर हो जाना, बाल झड़ने लग जाना, है ना। तो वो तो यूजुअली एक नॉर्मल प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करके चलते ही हैं। सर दर्द करने लग जाना, हार्ट बीट का अचानक से कार्य करते करते बढ़ जाना, है ना, पूरे शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, ठीक है। तो यही इसके क्या होते हैं, आईडीए के सिम्टम यहाँ पर होते हैं। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आयरन जो है जठरांत संबंधी मार्ग की कोशिकाओं के द्वारा जो है, जठर ग्रंथियों के द्वारा पूरे शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है। शरीर आपके द्वारा ग्रहण किए गए आयरन का केवल एक छोटा सा अंश ही अवशोषित कर सकता है। आपने जो भी भोजन किया है उसका एक बहुत ही अल्प मात्रा जो है शरीर अवशोषित करता है। फिर जो आयरन है उसको ब्लड के अंदर छोड़ा जाएगा, रक्त प्रवाह के अंदर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर ट्रांसफरिन नामक प्रोटीन उससे जुड़ जाता है और वो आयरन को कहाँ तक लेकर जाएगा, लीवर तक लेकर जाएगा, है ना, यकृत तक लेकर जाएगा। आयरन को लीवर में फेरिटिन के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब लीवर में किस फॉर्म में रहेगा, ट्रांसफरिन से ही किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिटिन में हो गया। और अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यकतानुसार यहाँ पर छोड़ा जाएगा। जब लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिनों के परिसंचरण के बाद काम कर, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल होता है ना आरबीसी का, हम लोग बोलते हैं 120 दिन तक का ये रहता है, ठीक है। तो 120 दिन के बाद जब वो काम करने में सक्षम नहीं होती है तो प्लीहा के द्वारा पुनः इसको अवशोषित किया जाएगा। फिर उसको इसी तरीके से कि यहाँ पर ट्रांसफरिन, फिर
लीवर में पहुंचेगा, फिर फेरेटिन बनेगा। तो ये सर्कल, ये जो हम लोग बोल रहे हैं जो साइकिल है, ये जो चक्र है यहाँ पर इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो इन पुरानी कोशिकाओं से आयरन को शरीर द्वारा फिर से पुनः चक्रित कर लिया जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, मौखिक तरल पदार्थों में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? फ्रूट पंच और मट्ठा पानी। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। ओरल फ्लूइड जो होते हैं, अब ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो मौखिक तरल पदार्थ, आप वो भी बोल सकते हो कि जो आप लिक्विड इनटेक करते हो, है ना, तो वो वाली चीज़ हो गई। तो और दूसरा अगर अपन इसको देखें तो मौखिक तरल पदार्थ, ओरल फ्लूइड एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो पहले अपन ओरल फ्लूइड जो है उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। मौखिक तरल पदार्थ मौखिक श्लेष्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया शारीरिक तरल पदार्थ है, जिसमें लार और अन्य मौखिक स्त्राव शामिल होंगे जो आपके मुंह से रिलीज होते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया। तो ये सारे आपके मौखिक तरल पदार्थ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक लार ऑप्शन हो गया और एक म्यूकस जो होता है वो अपना एक ऑप्शन हो गया। अब अगर मैं वापस से क्वेश्चन पर जाऊं तो क्वेश्चन ने ऑप्शन कुछ ऐसे दिए कि मौखिक तरल पदार्थ में कौन सा नहीं है ना। फ्रूट पंच जो कि आपने कहीं पर भी कैफे वगैरह में गए होंगे, जूस वाली शॉप पर गए होंगे, तो आपने वहाँ पर फ्रूट पंच ऑर्डर किया होगा। बेसिकली फ्रूट पंच एक प्रकार का जूस होता है जो 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, और मट्ठा पानी जो होता है ना, वो भी इस तरीके से ही एक हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन इंटेक के रूप में इसको लिया जाता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत इसको माना जाता है। ठीक है, तो देखिए कि मौखिक तरल पदार्थ अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में यहाँ पर बात कर रहे हैं, बायो की टर्म्स में, तो ये सलाइवा वाला मिश्रण होगा। तो फ्रूट पंच और मट्ठा पानी उसके अंदर दोनों ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें उस केस में तो दोनों ही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ना तो हमारा फ्रूट पंच और ना मट्ठा पानी। ठीक है, और बेसिकली आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे टेस्ट करने के लिए, जैसे कोविड वगैरह में आपने उस समय पर भी देखा होगा कि इसी से जो हमारा कोविड टेस्ट होता था। ठीक है, सलाइवा वगैरह से ही उसको लेकर जो है उसको फिर लैब में भेजा जाता था, तो वो पूरा ओरल फ्लूइड के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और इसी के थ्रू आपके शरीर की एंटीबॉडी वगैरह हो गया कि आपको कौन सी दवाई लगेगी, है ना, किस चीज़ की कमी है, ये सारी चीज़ें इसी से पता चल जाती है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, मैक्रो पोषक तत्व में कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड या फिर ये सभी। तो मैक्रो जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, तो ये सारी ही चीज़ें मैक्रो के अंदर इंक्लूड रहेगी। एक और होता है सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो, जिसमें आपका विटामिन और मिनरल आ जाते हैं जो कि कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है। जो विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसका कार्य क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहले बोल रहा है कोलेजन का निर्माण करना, ओके, क्योंकि स्किन से रिलेटेड है। एंजाइम के रूप में कार्य करना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 16 नंबर का, देखो, रक्त का थक्का बनाना। क्या एस्कॉर्बिक एसिड रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है क्या, है ना? उसके बाद देखना एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और एक अपचायक के रूप में, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। और अगर मैं ऑप्शन के पास देखूँ तो कोई भी 3 स्टेटमेंट मेरे करेक्ट होना चाहिए, तो जो सबसे करेक्ट है आप उसको पहले सिलेक्ट कर लो। एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और कोलेजन का निर्माण करना अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला, 4th एंड 5th कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है कि यस, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो है मेनली अपने कार्यों में इसको प्रायोरिटी पर रखता है। ये तीनों कार्य यहाँ पर इसके द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। ये शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो कि त्वचा हो गई, उपास्थि हो गई, टेंडन हो गए, स्नायु बंधन हो गए, और रक्त वाहिकाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन यहाँ पर है। हमारे शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे शरीर में जो लचीलापन है, वो सब किसकी वजह से है? विटामिन सी की वजह से है। घावों को भरने, हड्डी और दांतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये विटामिन सी का अपना मेन रोल हो गया। और आयरन को अवशोषित करने में एक तो हिम के थ्रू होगा, ठीक है, और एक नॉन हिम स्रोतों से अगर आयरन को अवशोषित करना है तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। अगला देखिएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी यहाँ पर हो सकती है? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि रात को कम दिखता है, और टॉट त्वचा रोग, यस डेफिनेटली ये दोनों ही चीज़ें जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। टॉट स्किन क्या होती है? स्किन पर कुछ इस तरीके से दाने निकल आते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें विटामिन ए की कमी से होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, बहुउद्देशीय खाद्य पदार्थ विशेष रूप से निम्नलिखित में से तैयार किए जाते हैं। जो बहुउद्देशीय खाद्य पदार्थ मल्टीपर्पस होते हैं,
अब मल्टीपर्पज़ फूड जो होते हैं वो आपका एक फूड सप्लीमेंट होता है। फूड सप्लीमेंट की हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके शरीर में कई सारी चीज़ों की वो पूर्ति कर देगा, है ना, जैसे कि चना दाल और रागी को मिक्स करके बनाया गया, ये फूड सप्लीमेंट होते हैं। तो ये किन किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, स्कूल जाने वालों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, डेफिनेटली ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट एक कॉमन फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, मूंगफली का आटा और चने से बनने वाला जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो बहुउद्देशीय के अंदर ही आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। भोजन में मसाले क्यों डाले जाते हैं? सबसे पहले स्वाद बेहतर बनाने के लिए, पोषक मूल्य के लिए, या फिर इसको अच्छा दिखाने के लिए? तो डेफिनेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो है स्वाद बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो यहाँ पर मसालों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बढ़ते प्रतिशत में निम्नलिखित तेलों को व्यवस्थित करिए। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो PUF है, दैट इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें इसको जितनी अधिक मात्रा में हो सके उतना लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अगर बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर में इकट्ठा हो गया तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो इसका एक लिमिट होता है, इसको एक हम लोग बोल सकते हैं ना कि अपनी लिमिट में लेना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं फैटी एसिड की बात करूँ तो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो उसमें जो अनसैचुरेटेड वाला होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। तो किसका कितना परसेंटेज वाइज अगर अपन देखें तो इनमें से अपन को परसेंटेज वाइज अरेंज करना है। तो अगर आपको कोई भी 1-2 के नाम भी पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। कोई भी 1-2 नाम आपने सुने हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर जो सबसे बेस्ट होता है अपना सनफ्लावर ऑयल होता है। ठीक है, क्योंकि अपन को बोला जाता है ना कि मूंगफली सोयाबीन के तेल के बजाय हम लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लाइट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाता है। तो सबसे बेस्ट अपना यही है, तो यहीं से आपका कोड सिलेक्ट हो जाएगा कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, है ना। इसने क्या बोला, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बढ़ते प्रतिशत में तेलों को व्यवस्थित करिए। तो सबसे कम परसेंट किसका हो जाएगा, अपना ये जो कोकोनट ऑयल है, यहाँ से देख लो, नारियल तेल हो गया, उसके बाद अपना जैतून तेल, ऑलिव ऑयल यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद मूंगफली का तेल यहाँ पर हो गया, उसके बाद अपना सरसों का तेल आ जाएगा, फिर हमारा सोयाबीन ऑयल आ जाएगा, और एट दी लास्ट हमारा सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 6, 5। अब किसका कितना परसेंट होता है तो 3 से 4 नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सैफलावर ऑयल होता है जो आप देख रहे हैं, ये इसी का फोटो है, इसी का इमेज है, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लगभग 74.6% जो है इसमें PUF हमें मिलेगा। अंगूर के बीज का जो तेल होगा 69.9% रहता है, और फ्लैक्स सीड जो रहता है, जो यूजुअली बोला जाता है कि इसको खाना चाहिए, 67.9% होता है। सनफ्लावर ऑयल 65.7%, खसखस 62.4%, और सोयाबीन जो है 58.9%। ठीक है, तो इनमें इतनी मात्रा में जो है हमारा फैटी एसिड रहता है। ठीक है, तो जितना आप बोल सकते हैं कि एक लिमिट तक यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, इसी को आपको प्रयोग करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में आप ले रहे हैं, क्योंकि इनसे कैलोरीज जो है वो ज़्यादा बनती है ना। अगर अपन देखें कार्बन या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में लगभग डबल ही हो जाती है ना। इसीलिए ज़्यादा सेवन नहीं करना है। जैसे कि आप खाने में ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप सनफ्लावर ले सकते हैं, अलसी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देख लो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक प्रकार का स्वस्थ वसा के 2 बंधों वाला कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं से बना हुआ एक एसिड है या एक फैटी एसिड है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है। PUF को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है क्योंकि हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं, स्वस्थ शिशु विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, और वृद्धों में मानसिक गिरावट को भी ये रोक सकते हैं। दैट्स वाई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा माना जाता है। ओके, चलिए आप इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इससे पहले हम लोग इसके 3 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी जाकर आप ज़रूर से विजिट करिएगा। ओके, सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।